अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है क्योंकि हम एटम के स्ट्रक्चर को समझने की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो रदरफोर्ड के बाद, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बाद, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपनी एटम के स्ट्रक्चर को समझने में। इससे पहले रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें उसने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उससे कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे कि अगर वो इलेक्ट्रॉन, और उसने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज़ भी कर रहा है। तो फिर उससे ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एनर्जी साथ साथ लूज़ कर रहा है तो एक ना एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस पर आकर गिर जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी ख़त्म होगी ना। तो इस तरह तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। एटम कोलैप्स होगा तो एटम ही से तो हर चीज़ मिलकर बनी है, फिर तो हर चीज़ कोलैप्स हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। तो फिर ये जो क्वेश्चंस थे ये अराइज हुए। देन बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया और उसने ये कहा कि उसने भी सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया लेकिन थोड़ा सा चेंज था। वो कैसे, हम अभी देखते हैं। उसने भी कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता जा रहा है। बोहर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसकी एनर्जी फिक्स है और वो ना एनर्जी लूज़ कर रहा है ना गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिन जगहों पे मूव कर रहा है वो शेल हैं और हर शेल की फ़िक्स एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, यानी कि ये जो इसके अराउंड सर्कल्स हैं इसको हम किसका नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू बोहर? शेल का नाम दे देंगे। उसके बाद उसने कहा कि ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की अपनी फ़िक्स एनर्जी है। न्यूक्लियस से जब हम बाहर मूव करते हैं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो शेल की एनर्जी भी बढ़ती रहती है। ठीक है, सेकंड शेल की एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, थर्ड शेल की और ज़्यादा होगी, फोर्थ शेल की मज़ीद ज़्यादा होगी, लेकिन होंगी फिक्स ही। फर्स्ट शेल E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल सबसे कम है और इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम सेकंड शेल पे, थर्ड शेल पे, फोर्थ शेल पे मूव करते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। इसके अलावा उसने एक बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक जगहों पर रिवॉल्व करेंगे। इसके दरमियान, यहाँ पे ये देखें ना, शेल के दरमियान जो स्पेस है यहाँ नहीं मूव कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद उसने कहा इलेक्ट्रॉन लूजेस और गेन्स एनर्जी ओनली व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल। अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव करेगा तो ही एनर्जी को लूज़ या गेन करेगा। अदरवाइज़ अगर वो एक ही शेल में मूव कर रहा है तो एनर्जी उसकी फ़िक्स है, ना वो लूज़ कर रहा है ना गेन कर रहा है। अब आप देखें कि सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा है ना फर्स्ट शेल से, तो अगर सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी और फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट शेल में जाएगा तो अपनी एनर्जी को लूज़ करके जाएगा। ठीक है, इसी तरह लोअर से हायर एनर्जी में आएगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो बस इसी तरह शेल को शिफ्ट करते हुए एनर्जी को लूज़ या गेन करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। उसके बाद शेल के नेम्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शेल को के शेल का नाम दिया, सेकंड को एल का, थर्ड को एम का, एम शेल, और फोर्थ शेल को एन शेल का नाम दिया। ठीक है, के, एल, एम और एन शेल, ये तो हो गए शेल। अब इन शेल के अंदर और छोटे छोटे बॉक्सेस समझ लें, उन छोटे छोटे बॉक्सेस को हमने नाम दिया सब शेल का। के शेल में, यानी कि पहले शेल में एक ही सब शेल है और वो है एस सब शेल, स्मॉल एस से लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद सेकंड शेल जिसको हमने एल शेल का नाम दिया, उसमें दो सब शेल हैं। अब आप लोग ऐसे याद रखें कि पहला शेल है तो एक ही सब शेल, सेकंड
शेल है तो 2 सब शेल, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल, फोर्थ शेल है तो 4 सब शेल। तो सेकंड शेल में कौन से सब शेल मौजूद हैं? एस और पी। फिर थर्ड पे आएंगे तो थर्ड में 3 सब शेल हैं, एस पी डी। उसके बाद फोर्थ शेल में आएंगे तो इसमें 4 सब शेल्स हैं, एस पी डी एफ। यहाँ तक क्लियर? शेल के नेम और हर शेल में कितने सब शेल हैं ये याद करें। उसके बाद हम देखते हैं कि हर सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। अभी सब शेल की बात हो रही है जो हमने पीछे पढ़े थे, एस पी डी एफ। तो एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। हाँ, अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन इतने हो ही ना, जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एस में एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 2 आएँ, बस 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह 6 से कम तो आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह डी में 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते, एफ़ में 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ तक हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल तो जो पढ़ा था, जहाँ का एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसकी 2-3 ऑब्जर्वेशंस थी, बस वो उसका एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद जो हमने शेल और सब शेल की बात शुरू की है, KLMN की और SPDF की, तो वो जस्ट हम एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अब हम देखते हैं कि सब शेल में तो हमने देख लिया कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम देखते हैं शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n²। n मतलब शेल नंबर, k शेल का नंबर कौन सा है? 1। तो हम इस फॉर्मूले में 1 पुट करें तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो k में आ सकते हैं वो कितने हैं? 2। एल शेल के लिए फॉर्मूला लिखें तो n की जगह 2 पुट कर दें तो हमारा क्या आंसर आता है? 8। तो एल शेल में यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। इसी तरह m के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करें तो क्या आंसर आएगा हमारा? m शेल का नंबर 3 था तो हमने 3 पुट किया तो आंसर हमारा 18 आया। इट्स मीन के m शेल यानी कि थर्ड शेल में 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और n शेल में अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करें तो क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अभी जो पढ़ा था कि k शेल में कितने सब शेल हैं, l में, m में, n में कितने कितने सब शेल हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है। s, सेकंड में sp, थर्ड में spd और फोर्थ में spdf। अब आप देखें कि पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस s सब शेल में आ जाएंगे। l शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो 2 s में आ जाएंगे और 6 p में आ जाएंगे तो पूरे 8 हो गए। अब इसके बाद m शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। और m शेल में कितने सब शेल हैं? 3। s में 2 आ जाएंगे, p में कितने आ जाएंगे? 6, 8 हो गए। और d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। तो कितने हो गए टोटल? 18। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन तीनों सब शेल में। अब फोर्थ शेल है n शेल और इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये 4 सब शेल्स में किस तरह डिवाइड होंगे? s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो ये टोटल 32 बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शेल और सब शेल में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से समझ लें। और नहीं समझ आता आपको तो आप लोग ज़रूर पूछिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग करेंगे अभी, और ये फिर सारा हमेशा साथ भी चलता है आपके हायर लेवल तक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो आप लोग ज़रूर समझिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो फ़ौरन पूछ लिया कीजिए, बात के लिए उसको मत छोड़ा करें। ठीक है, तो ये हमारा था बोहर का एटॉमिक मॉडल और उसकी बेस पर जो सारा एटम का स्ट्रक्चर हमने समझा, वो ये दोनों टॉपिक कंबाइन हुए हैं आपकी बुक में, इसलिए हमने इनको कंबाइन करके पढ़ा है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।